इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। इसकी थर्ड यूनिट है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहला सिद्धांत जो आपको बीएससी में दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का सिद्धांत, तो पहला पॉइंट तो ये होता है इसमें वर्नर का सिद्धांत, ठीक है, जो कि 12वीं में लास्ट में जाके पढ़ाते हैं इसको वर्नर के सिद्धांत को, लेकिन यहाँ हम पहले पढ़ेंगे वर्नर का सिद्धांत क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले वर्नर ने एक प्रयोग किया जिसको हम वर्नर का प्रयोग कहते हैं। तो वर्नर ने एक प्रयोग किया, अब वर्नर ने क्या प्रयोग किया उसको देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। देखो वर्नर ने 4 पात्र लिए और 4 पात्रों में अलग अलग पदार्थ भर दिया। कौन कौन से पदार्थ भर दिए, देखो पहला पात्र था जिसमें पदार्थ था COCl3 और 6NH3, ये कंपाउंड भर दिया। दूसरे बीकर में COCl3 5NH3, ये कंपाउंड भर दिया। तीसरा जो आपका बीकर है उसमें भर दिया COCl3 4NH3 और चौथे बीकर में इन्होंने भर दिया COCl3 3NH3। इसका मतलब है कि इसने अमोनिया के मोलों को कम करते हुए इस तरीके के 4 कंपाउंड लिए, इनकी अभिक्रिया करवाई इन्होंने AgNO3, इससे अभिक्रिया करवाई AgNO3 से एक्सिस में, यानी आधिक्य में। AgNO3 से इस बीकर में अभिक्रिया करवाई, इस बीकर में भी AgNO3 डाल दिया है। इस प्रकार से चारों बीकरों में AgNO3 डाल दिया। तब उन्होंने क्या देखा कि इस बीकर में AgCl का अवक्षेप बना और वो कितने मोल बना, 3 मोल अवक्षेप बना। इसमें देखा उसने, तो उसमें देखा कि 2 मोल AgCl का अवक्षेप बना, ठीक है, और इसमें देखा उन्होंने कि 1 मोल AgCl का अवक्षेप बना, जबकि इसमें कोई AgCl का अवक्षेप प्राप्त नहीं। इसके आधार पर उन्होंने क्या बताया, वास्तव में वो ये देखना चाह रहे थे कि इसमें से जो Cl हैं वो कितने टूट सकते हैं। यहाँ पर भी 3 Cl लिए हैं, यहाँ पर भी 3 Cl हैं और यहाँ भी 3 Cl है और यहाँ भी 3 Cl है। इसने अमोनिया को चेंज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी तीनों Cl होने के बावजूद सभी कंपाउंडों में अलग अलग प्रोडक्ट आ रहा है। तो उसके आधार पर उन्होंने बताया कि वास्तव में इनमें से निकलने वाला समूह जो Cl है वो चेंज होता जा रहा है। तो इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला, इन्होंने कहा कि कोई भी योगात्मक यौगिक जो होगा, कोई भी योगात्मक यौगिक होगा, योगात्मक यौगिक तो आप पहले से ही जानते हो क्या होते हैं, ठीक है। योगात्मक यौगिक में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक सॉल्टों को मिला के और एडिशनल कंपाउंड बनाते हैं, उनको योगात्मक यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से ये भी एक योगात्मक यौगिक है। तो उन्होंने कहा कि योगात्मक कंपाउंडों में वास्तव में जो सेंट्रल मेटल होती है उस सेंट्रल मेटल से 2 प्रकार से बॉन्ड बनाते हैं। 2 प्रकार से क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, यानी 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। बॉन्ड तो उसने नहीं बताया क्योंकि उसने बहुत पहले खोज की थी, तो उस समय तक बॉन्ड के बारे में पता ही नहीं था। इन्होंने उसके बारे में कहा कि वास्तव में जो धातु होती है उसमें 2 प्रकार की संयोजकता होती है। संयोजकता का मतलब बंध बनाने की क्षमता जो होती है उसको संयोजकता कहते हैं। पर क्या है संयोजकता, कार्बन की 4 होती है, एक 4 बंध बनाता है तो उसकी संयोजकता 4 होती है। तो वास्तव में बंधों की संख्या या कह सकते हैं संयोजकता है। तो धातु द्वारा 2 प्रकार के बंध बनाए जाते हैं। एक तो होती हैं जिनको हम प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राथमिक संयोजकता, और दूसरी जो होती हैं उनको हम कहते हैं द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता, तो हमने 2 प्रकार की वैलेंसी बताई, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। ये इसका कंक्लूजन है। तो प्राथमिक वैलेंसी के बारे में क्या बताया कि वास्तव में प्राथमिक वैलेंसी क्या होती है, उसके कुछ पॉइंट होते हैं।
कि जो इन पॉइंटों को फॉलो करेंगी वो इस प्रकार की संयोजकता होंगी। जैसे प्राइमरी वैलेंसी जो होती हैं वो आयनित हो जाती हैं, यानी जैसे ही सॉल्यूशन में डालेंगे इनको या सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये आयनित हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। इसके अलावा प्राथमिक संयोजकताएं केवल ऋणायनों द्वारा संतुष्ट की जाती हैं, यानी ऋणायन जो होते हैं वो प्राथमिक संयोजकता का कार्य करते हैं। क्या है इसका मतलब, देखो जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड से 3 मोल यदि Cl मिला तो इसका मतलब इसके जो 3 Cl हैं ये प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं। इसमें कितने Cl बाहर जा रहे हैं, 2 Cl, इसका मतलब इसमें 2 Cl प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं। इसमें 1 Cl प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है, लेकिन इसमें एक भी Cl प्राइमरी वैलेंसी का कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से ये आपकी संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकताएं। तो यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता कितनी हुई, 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1 भी नहीं, कोई भी यहाँ प्राथमिक संयोजकता का काम नहीं करेगा। दूसरी बात, आयनित हो जाते हैं, आयनन के आधार पर तो हमने बता दिया ऋणायनों द्वारा संयुक्त होती है। देखो Cl जो है वो ऋणायन के रूप में पाया जाता है, Cl माइनस के रूप में। ठीक है, तो ये Cl माइनस ही आपका प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है। इसने उस टाइम जो प्रयोग किया था उसके आधार पर ये सब बातें बताई हैं। द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता बताई इसने कि द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनित होती हैं, यानी ये आयनित नहीं होती हैं, अनआयनित होती हैं। जैसे यहाँ 6 मोल अमोनिया के हैं, ये आयनित नहीं होते हैं। यहाँ पर 5 मोल अमोनिया के हैं और 1 Cl है, वो आयनित नहीं होता है। यहाँ 4 मोल अमोनिया के हैं और 2 क्लोरीन के हैं, वो आयनित नहीं होते हैं। यहाँ 3 मोल अमोनिया और तीनों Cl, ये 6 आयनित नहीं होती। इसका मतलब ये है कि द्वितीयक संयोजकताएं फिक्स होती हैं। कैसी होती हैं, निश्चित होती हैं, ये चेंज नहीं होती, लेकिन ये चेंजेबल होती है। ये कैसी होती हैं, चेंजेबल होती है, ये चेंज हो सकती है किसी भी मेटल के लिए। तो ये प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गई, तो ये तो चेंजेबल है, लेकिन ये फिक्स होती है। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, और यहाँ पर भी 6 है, और यहाँ पर भी 6 है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो और भी पॉइंट है इसके, क्योंकि यही इसका जो निष्कर्ष है वही मेन है। आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट और है। इन्होंने ये बताया था कि वास्तव में जो प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं वो प्राथमिक संयोजकताएं जब उपसे संयोजी यौगिक बनाया जाता है, योगात्मक कंपाउंडों से उपसे संयोजी यौगिक बनाया जाता है, या योगात्मक यौगिकों में से जो उपसे संयोजी यौगिक होते हैं, प्राथमिक संयोजकताओं को हम इस तरीके से लिख देते हैं, यानी जो बड़ा कोष्ठक होता है जो उपसे संयोजी यौगिक की पहचान होती है उससे बाहर लिखा जाता है। उससे कहाँ लिखा जाता है, बाहर लिखा जाता है। कैसे, जैसे मैं इसको लिखूंगा उपसे संयोजी यौगिक, तो ये कैसे लिखा जाएगा, CONH3 का होल 6 और ये आपका Cl3। ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका CONH3 का होल 5 और 1 Cl अंदर और 2 Cl बाहर। ये कैसे लिखा जाएगा, इससे अगला ये इस तरीके से लिखा जाएगा NH3 का होल 4 और 2 Cl अंदर और 1 Cl बाहर। ठीक है, तो ये 3 Cl जो बाहर होते हैं यही आयनित होते हैं, 2 Cl बाहर हैं ये आयनित होते हैं, 1 Cl बाहर था इसलिए आयनित हो गया। लेकिन इसमें जो आपका होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा NH3 का होल 3 और तीनों Cl अंदर, तो उसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। तो किसी भी उपसे संयोजी यौगिक को वास्तव में बड़े कोष्ठक के रूप में इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इनकी जब संरचना बनाते हैं हम तो देखो क्या है, प्राथमिक संयोजकता कोष्ठक के बाहर लिखते हैं, लेकिन द्वितीयक संयोजकता बड़े कोष्ठक के अंदर लिखी जाती है। जैसे यहाँ 6 NH3 है, यहाँ 5 NH3 1 Cl है तो 6 हो गई, यहाँ 4 NH3 2 Cl है तो 6 हो गई। ठीक है, यहाँ 3 NH3 और 3 Cl है, ये द्वितीयक संयोजकता 6 हो गई। इस तरीके से इसकी संयोजकताएं होती हैं।
अब इनकी संयोजकताएं बताने के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये प्राथमिक संयोजकताओं को जब संरचना के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा तो उनको डॉट डॉट लाइन से प्रदर्शित करेंगे और द्वितीयक संयोजकताओं को डार्क लाइन से प्रदर्शित करेंगे। प्राथमिक संयोजकता है ऑक्सीकरण अंक को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती हैं? ऑक्सीकरण अंक को। आगे बताएंगे हम इसकी शब्दावली में क्या होता है। इसके अलावा द्वितीयक संयोजकताओं में जो होते हैं ये किसी भी धातु की समन्वय संख्या को बताती है। इसको बताती हैं? समन्वय संख्या को बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को, कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो ये कभी चेंज नहीं होती है, ऑक्सीडेशन अंक तो आपकी चेंज हो सकती है। इसके अलावा प्राथमिक संयोजकताएं जो होती हैं वो संरचना बना के देखते हैं इसकी। प्राथमिक संयोजकताओं के अंदर और भी क्या पॉइंट हैं वो हम आगे और देख लेंगे। मुख्य पॉइंट तो यही है आपके। अब इनकी संरचना बनाते हैं चारों कंपाउंडों की। क्या संरचना है देखो ध्यान से। CO कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी इस तरीके से। तो ये आपके कौन हो गए? 6 पोजीशन पर NH3 हो गए, 6 पोजीशन पे NH3 हो गई। हाँ, एक पॉइंट और क्या था कि ये जो प्राथमिक संयोजकताएं होती है, प्राथमिक संयोजकता होती है, उस प्राथमिक संयोजकता में अदिशात्मक बंध होता है। कैसा होता है? अदिशात्मक बंध। लेकिन द्वितीयक संयोजकता जो बंधित होती है उसका बंध दिशात्मक होता है। कैसा होता है? दिशात्मक बंध होता है। सेकेंडरी वैलेंसी का, सेकेंडरी वैलेंसी का जो आपका बॉन्ड है वो दिशात्मक होता है। इसकी दिशा कैसे होती है? इसकी दिशा होती है दाता से ग्राही की ओर, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में शो करते हैं इसको, और इसको डैश डैश लाइन लगा के शो करते हैं। देखो कैसे शो करते हैं, संरचना के रूप में बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये कंपाउंड है पहला, कैसे लिखेंगे इसको? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना दे। सभी ऑक्टाहेड्रल जो स्थितियां हैं उन पर कौन होगा? NH3। इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिया, दिशात्मक हो गया। और जो आपकी प्राथमिक संयोजकता है वो उस तरीके से लिखी जाएंगी, कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको, ऐसा कोई फिक्स नहीं। ठीक है, इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर दें। दूसरी संरचना कैसे बनेगी दूसरे कंपाउंड की? CO ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तो बनेगी कोऑर्डिनेशन के अनुसार, लेकिन 5 कौन है? NH3। 5 NH3 है ऑक्टाहेड्रल में, और एक जगह जो Cl है वो दोनों वैलेंसी का काम करेगा, प्राइमरी का भी करेगा और सेकेंडरी का भी काम करेगा, और 2 Cl आपके केवल प्राइमरी का काम करेंगे। तो जो केवल प्राइमरी का काम करते हैं केवल वो ही आयनित होते हैं। अगर कोई प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करता है तो वो आयनित नहीं होता। ठीक है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। तीसरा कंपाउंड कैसे बनाएंगे देखो। तीसरे में क्या होगा? ये आपका Cl यहाँ नहीं होगा, यानी आपके पास 4 तो रहेंगे NH3, ये तो 4 हो गए NH3, और 2 Cl किसका काम करेंगे? प्राइमरी का भी काम करेंगे और सेकेंडरी का भी काम करेंगे। एक Cl रहेगा आपका जो केवल प्राइमरी का काम करेगा, इसलिए ये केवल एक मोल देता है। ठीक है, लास्ट रहा आपका कौन सा? COCl3 और NH3। तो ये NH3 वाला इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 जगह तो NH3 हो जाएंगे आपको। देखो CO अष्टफलकीय संरचना बनेगी इस तरीके से, ऑक्टाहेड्रल NH3 और NH3, और 3 जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन बंध बना दिए। तीनों Cl प्राइमरी का भी काम करेंगे और सेकेंडरी का भी काम करेंगे। इसको उस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से कोई भी आयनित नहीं होगा Cl। ठीक है, ये है आपका बर्नर का सिद्धांत। अब इससे आगे देखेंगे इसकी शब्दावली, कैसे इनके नाम लिखते हैं, वो अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है।